हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज क्रेजी एजुकेटर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं, इंडियन पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया था। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से पार्ट 1 से 4 आर्टिकल्स वहां पर मैंने आपको बैक टू बैक बताए थे, समझाए थे। 4 आर्टिकल थे, इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। क्या कहते हैं चारों आर्टिकल, यहाँ पर यह समझना इंपॉर्टेंट था। तो आर्टिकल 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। आर्टिकल 2 बताता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना कैसे होगी। आर्टिकल 3 जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि भारत के अंदर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान कैसे किए जा सकते हैं, कौन इनके नाम में या सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है राज्यों से संबंधित। और आर्टिकल 4 में हमको पता चला था कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के अगर कोई भी चेंजेस है तो उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से ऐसा बिल पास करवाकर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जो भी प्रावधान है उनको बदला जा सकता है। मतलब राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नए राज्यों को इंडिया में इंक्लूड करना हो, तो ये किया जा सकता है। आज आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे भारत में वर्तमान में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कैसे अस्तित्व में आए, इसी का पार्ट है। हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सा स्टेट कब बना और भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में क्या प्रावधान थे, कैसे प्रावधान थे, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए 4 आर्टिकल के बाद कि भारत में राज्यों का गठन हुआ कैसे। भारत में वर्तमान में फर्स्ट शेड्यूल में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी या यूटीज है, इनके बारे में यहाँ पर हमको पता चलता है जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम स्वतंत्रता के समय का टाइम पीरियड देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का संविधान जब ऑलमोस्ट लागू होने वाला था या बन रहा था, उस वक्त जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत के सामने या गवर्नमेंट के सामने एंड अंतरिम कैबिनेट बोल लो या स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बोल लो, इनके सामने एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि भारत की बहुत सारी रियासतें भारतीय संघ से अलग होने का प्रयास कर रही थी। भारत की बहुत सारी रियासतें चाहती थी कि वो भारत संघ से अलग रहकर एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी सत्ता स्थापित करें। काफ़ी सारे स्टेट थे ऐसे, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर उनमें से एक था, हैदराबाद था, जूनागढ़ गुजरात में एक रियासत थी। और उस वक्त ऑलमोस्ट 570 रियासतें थी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली भारत से अलग होने की फिराक में थी। कि सीधी सी बात है, हम भारत में मिलके कोई भी राज्य यही सोचेगा कि हम भारत में मिलकर अपनी पूरी सत्ता, पूरा साम्राज्य गंवाएं, इससे अच्छा है इंडिविजुअली आइडेंटिटी की तरह रहें, एक देश स्थापित करें और मैं उस पर शासन करूं। कोई भी यही सोचता अगर शासक होता तो। इस केस में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस वक्त भारत के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने राज्यों का या देशी रियासतों का एकीकरण किया और ऑलमोस्ट सभी देशी रियासतों को भारत संघ में विलय की शुरुआत की। और धीरे धीरे सभी देशी रियासतों को आप जानते हो ऑलमोस्ट सभी भारत संघ में शामिल हुई थी। लेकिन 1948 में इन देशी रियासतों को मिलाकर राज्यों का गठन किए जाने के प्रस्ताव को लाया गया। एक कमेटी बनाई गई कि क्या भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। इससे संबंधित सबसे पहला जो आयोग बना वो एस के धर आयोग के नाम से जाना जाता है। एस के धर आयोग 1948 में गठित किया गया कि क्या भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसकी सिफारिशों के लिए एस के धर आयोग, एक जस्टिस थे एस के धर, इनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया 1948। अब होता क्या है, एस के धर आयोग भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए भाषाई प्रांत आयोग के नाम से जाना गया। क्योंकि एक्चुअल में गठित क्यों हुआ था, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, क्योंकि काफी सारे बेल्ट ये डिमांड कर रहे थे कि भैया हमको भाषा के आधार पर एक राज्य घोषित किया जाए। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, इस पर सिफारिशें देने के लिए एस के धर आयोग था। तो ये पहला भाषाई प्रांत आयोग माना जाता है, एस के धर आयोग।
अब एक्चुअल में एसके धर आयोग की रिपोर्ट क्या थी? तो एसके धर आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, ये एसके धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था। इसको सही कर लीजिएगा, ये एसके धर आयोग है, ठीक है। तो एसके धर आयोग ने कहा कि भैया भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, उसकी भौगोलिक कंडीशन के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर आप राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करोगे तो भारत में जो क्षेत्रीय विविधता है उसके आधार पर भेदभाव बढ़ जाएंगे, भाषा के आधार पर भेदभाव बढ़ेगा और इनडायरेक्टली फिर वो भारत का वही हाल होगा, अलग अलग बेल्ट अलग अलग देश के रूप में काम करेंगे और बिखर ही जाएगा इंडिया फाइनली अगर देखा जाए। तो इन्होंने कहा कि भैया भाषा के आधार पर मत करो, आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए, ये कहा एस के धरायो। लेकिन फिर भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बेल्ट में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तेज होती गई। ऐसी कंडीशन में 1948-1949 को जेवीपी कमेटी का गठन किया गया, जो कि राज्यों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए दूसरी कमेटी थी। इसका नाम जेवीपी कमेटी इसलिए बना क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जे, व सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया मतलब पी। तो जेवीपी कमेटी का गठन किया जाता है 1948-1949 में। जेवीपी कमेटी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार करती है। ये भी अपनी सिफारिश में एस के धर आयोग की जो अनुशंसा थी उसको रिपीट करती है कि भैया भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रशासनिक और भौगोलिक कंडीशन कैसी है इसके आधार पर राज्यों का गठन करो, ना कि भाषा के आधार पर। लेकिन उस वक्त क्या होता है, भारत में व्यापक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में डिमांड चली रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ऐसी कंडीशन में तेलुगु बेल्ट में आंदोलन थोड़ा उग्र होता है। वहां पर एक नेता होते हैं तेलुगु बेल्ट पर जिनका नाम था रामाल्लू श्री राजू, तेलुगु नेता थे। वो क्या है, भाषा के आधार पर राज्य का गठन करो इसके डिमांड को लेकर अनशन पर बैठ जाते हैं। जब वो अनशन पर बैठते हैं तो 56 डेज तक वो अनशन करते हैं, 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है अनशन पर। तब तेलुगु बेल्ट में थोड़ी हिंसा बढ़ने लगती है, हालात बिगड़ने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में आनन फानन में पहला भाषा के आधार पर राज्य बनता है भारत का आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, भारत का आंध्र प्रदेश 1953 में आजादी के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। कौन? आंध्र प्रदेश। तेलुगु बेल्ट थी, हिंसा बढ़ रही थी, तो हिंसा को शांत कैसे करे गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया आनंद फानन में आंध्र प्रदेश को 1953। रामाल्लू श्री राजू जो वहां के तेलुगु नेता थे, इनकी मृत्यु हो जाती है अनशन। अब पहला राज्य तो बन गया, लेकिन अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है 1953 में राज्यों के गठन के लिए। फजल अली आयोग 3 सदस्यीय एक आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग इसे कहा जाता है, लेकिन क्योंकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे इसलिए इसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। 2 अन्य मेंबर में के एम पडिक्कर हमें देखने को मिलते हैं और एच एन कुंजरू, ये अन्य सदस्य हैं फजल अली आयोग। अध्यक्ष कौन हो गए? फजल अली। सदस्य कौन हो गए? के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू, ठीक है, ये 2 मेंबर और ये अध्यक्ष। अब होता क्या है कि फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया जाता है। ये अपनी रिपोर्ट 1955 में भारत सरकार को सौंपते हैं और भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी कुछ हो तो रहा नहीं था। तो ये बोलते ठीक है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करो, लेकिन साथ ही साथ भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा को भी देखा जाना चाहिए। अब बीच का रास्ता मिल गया। तब फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है 1956 में। यह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है। इसके माध्यम से राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लाया जाता है और भारत में इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य
और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी जाती है। तो भारत में सबसे पहली बार 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती है 1956 में। अब ये 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये कब कब बनी? जब संविधान में यह अधिनियम लाया गया तो कौन कौन से राज्य और यूटी बनी, इसकी हम यहाँ पर बात करने वाले। एक चीज ये समझिए कि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया उस वक्त तक तो राज्य गठित हुए नहीं थे। तो हमने क्या किया कि भारत के जितने भी क्षेत्र है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने? 4 पार्ट। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। भारत के राज्य 4 पार्ट में डिवाइड किए गए और भारतीय संविधान के भाग 7 में उनका उल्लेख किया गया। कहां पर? भाग 7। अब भारतीय संविधान के भाग 7 में उल्लेख किया गया, एक सेकंड रुकिएगा। भारतीय संविधान के भाग 7 में उल्लेख किया गया, 4 पार्ट दिए गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, और भारत के सभी राज्यों को उन अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया। अब जैसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनी, तो भारत में वो जो पार्ट ए बी सी डी थे वो तो खत्म हो गए। तो भाग 7 भी ऑटोमेटिकली 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान से हटा दिया गया। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 7वां भाग देखने को नहीं मिलता, वो निर्सित किया जा चुका है। क्योंकि उस वक्त राज्यों की कंडीशन अलग थी, उनको पार्ट 7 में डाल दिया था ए बी सी डी में। लेकिन अब जब फुल स्टेट और यूटी बन गई तो उसका कोई काम नहीं रह गया, तो उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर ही, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, भारत में सबसे पहली बार 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई। लेकिन भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ तक आपको इजीली सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं। फजल अली आयोग कैसा था, इसका काम कैसा था, ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आते हैं कि भैया 14 राज्य और 6 यूटी कौन कौन सी थी उस वक्त जब भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर भारत में 14 नए राज्य, इसको सही कर लेना, ये 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज है। 14 नए राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनती है। 1956 में इस आयोग की अनुशंसा पर बनाई जाती है और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया जाता है। एक साथ, एक ही दिन में, 1 नवंबर 1956। एमपी भी अस्तित्व में आता है, काफी सारे राज्य बनते, 14 राज्य 6 यूटी। अब देखो, जो भारतीय संविधान का पार्ट 7 था उसमें 4 पार्ट में राज्यों को बांटा गया था। 9 राज्य पार्ट ए में शामिल थे, 8 राज्य बी में शामिल थे, 10 राज्य पार्ट सी में और 1 राज्य ऐसा था जो पार्ट डी में शामिल था। कौन कौन से हैं वो, उनकी बात हम आगे करेंगे कि पार्ट ए बी सी डी में किन किन को शामिल किया गया। मतलब ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें, अंडमान निकोबार, इन अलग अलग को हम बाद में समझेंगे। अब यहाँ पर एक एक राज्य की हम बात करेंगे कि भैया कौन सा राज्य कब बना, 1956 में राज्य कौन कौन से थे और यूटी कौन कौन सी थी, और वर्तमान तक अलग अलग राज्यों की क्या प्रोसीजर रही गठन की। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट है आपके लिए, आप सभी को पता है, अगर आप इंडियन पॉलिटी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको पॉलिटी में कोई ऐसा डाउट आता है तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर। इंडियन पॉलिटी मैंने आपको लाइव पढ़ाई है, मेरा बैच आपके लिए अवेलेबल है। बहुत ही डेप्थ में पूरी इंडियन पॉलिटी वहां पर मैंने आपको पढ़ाई है, आप उसे इजीली रूट एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस के इंडिविजुअली स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। आप सबका कंपाइलेशन चाहते हैं तो आपको आरएम बैच ज्वाइन कर लीजिए रूट एप्लीकेशन पर। वहां पर जीएस के सारे सब्जेक्ट का आपके लिए कंपाइलेशन अवेलेबल है, जैसे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, है ना, साइंस, स्टैटिक, जीके, वो सब आपको एक ही सिंगल बैच में मिल जाएगा। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर पैसिफिक पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए रूट एप्लीकेशन पर ऑप्शन अवेलेबल है। रूट एप्लीकेशन पर आपको काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है, अब उसको भी एक बार देख सकते हैं। आइए, आप देखिए,
1947 में आपको ये जो इंडिया देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में। ठीक है ना। भारत कई सारी देशी रियासतों में बटा हुआ था उस वक्त। अलग अलग ऑलमोस्ट 570 देशी रियासतें थी उस वक्त 1947 में। पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में शामिल कर लिया जाता है और वो पूर्वी पाकिस्तान बनता है। ठीक है। म्यांमार भारत से अलग हो चुका था, भूटान भारत से कब का अलग हो चुका था। तो इस तरह से भारत में केवल देशी रियासतें उस वक्त देखने को मिलती है। आगे चलकर भारतीय संविधान को जब लागू किया जाता है तो भाग 7 में पार्ट ए में जितने भी भारत में ब्रिटिश प्रांत थे, जहां पर ब्रिटिश राज्य जो विधान परिषद थी उसके माध्यम से वो कंट्रोल करते थे। ठीक है ना, राज्य विधान परिषद बोल सकते हैं आप। तो ये ब्रिटिश प्रांत के जो अंदर स्टेट थे वो पार्ट ए में शामिल किए गए जब संविधान लागू किया गया। तो पार्ट 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7। पार्ट बी इसमें शामिल किया गया भाग भाग 7 के पार्ट बी में देशी रियासत, जिसमें विधानमंडल के माध्यम से देशी रियासतों के राजा शासन करते थे, पार्ट बी में शामिल किया गया। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वर्तमान जैसे यूटी देखने को मिल रही है वैसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र पार्ट सी में शामिल किए गए उस वक्त। कहां पर? पार्ट सी में। ठीक है। और पार्ट डी में अंडमान निकोबार को शामिल किया गया। तो ये भाग 7 में जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो भाग 7 में ये 4 पार्ट थे। भारत के राज्यों को 4 पार्ट में बांटा गया। पार्ट ए में ब्रिटिश प्रांत, पार्ट बी में देशी रियासत, पार्ट सी में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, पार्ट डी में अंडमान निकोबार शामिल था। ठीक है। अब 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग है। 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी बनी। फजल अली आयोग, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर अन्य सदस्य। इसकी सिफारिश पर भारत में 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई। अब ये 14 राज्य को, तो ये आप जो देख रहे हैं ये 14 राज्य असम, बिहार, बॉम्बे, मुंबई के नाम से आना था, गुजरात भी उसमें इंक्लूड था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर, है ना, और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कितना होगा? 14। 6 यूटी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये 6 यूटी। वर्तमान में 8 यूटी आपको पता है ना। तो 2 और कौन सी? वैसे 9 भी कभी रही है। तो कौन उसके बाद कब कब बनी, फिर वापस कौन हटी, तो 8 रह गए। स्टेट वर्तमान में 14 से 29 तक पहुंच गए, तब 28 है। तो वो कैसे बने उनकी बात करें। यहाँ पे एक बार पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये हमारे जब 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो ये 14 राज्य बने और 6 यूटी बनाई गई। ठीक है। अब आपको इसके आगे समझने में थोड़ा इजी होगा। चल, अब एक एक राज्य को देखेंगे कौन सा राज्य कब कब बना। 14 राज्य से हमको सफर तय तय करना है 28 राज्य का, और 6 यूटी से हमको सफर तय करना है 8 यूटी तक का, है ना। तो कौन कब बना, कौन हटा, उसकी भी बात करें। अब 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गई। तब तक जो बंबई के नाम से जाना जाता था वो महाराष्ट्र, गुजरात पूरा एरिया था। लेकिन क्या होता है उसके बाद, जो उत्तरी बंबई था, मतलब वर्तमान गुजरात, वहां गुजराती भाषी लोग ज्यादा थे, और दक्षिण जो बंबई था वहां पर मराठी भाषी आते। तो इनके बीच में काफी डिस्प्यूट होने लगा। तब 1 मई 1960 को महाराष्ट्र मतलब बॉम्बई, बंबई से अलग करके 2 नए राज्य बने। बंबई पूरा खत्म, 2 राज्य निकले। दक्षिणी बंबई हो गया महाराष्ट्र और उत्तरी बंबई हो गया गुजरात। वैसे क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मेरा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में पूरा समझाया। तो बंबई यहाँ पे खत्म होता है, 2 स्टेट निकल के आते हैं, एक हो जाता है महाराष्ट्र और एक हो जाता है गुजरात। तो देखो 14 तो थे ही, बंबई हटा तो भी महाराष्ट्र को बंबई मानो अभी आप, तो 14 तो है ही। एक और जुड़ा 15वां स्टेट कौन? गुजरात। ठीक है। बंबई की जगह हो गया महाराष्ट्र, 15वां स्टेट बन गया गुजरात। कब? 1 मई 1960। अब स्टेट हो जाते हैं 15। कितने होते हैं? 15। आगे चलकर 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को दमन और दीव और गोवा, ये 2 अलग अलग क्षेत्र बनाए जाते हैं। दमन और दीव और गोवा
गोवा उस वक्त पुर्तगालियों के अंडर में था, दमन और दीव भी पुर्तगालियों के अंडर में था, तो इनको पुर्तगालियों से छीना जाता है, भारत ऑपरेशन विजय चलाता है, पुर्तगालियों से इनको भारत के अंडर में लिया जाता है, अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में लाया जाता है, और आगे चलकर 1962 में 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो अब गोवा और दमन और दीव बने केंद्र शासित प्रदेश, तो 6 से केंद्र शासित प्रदेश यहां पर हो जाते हैं 8। कितने हो जाते हैं? 8। 30 मई 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो उधर 15 राज्य थे, तो 15 से गोवा मिला तो हो गए 16 राज्य। यूटी 8 से फिर हो गई 7, क्योंकि अब यूटी बची कौन? दमन और दीव। गोवा तो फुल स्टेट बन गया, तो स्टेट हो गए 16 और यूटी हो गई अब कितनी हो गई? 7। ठीक है ना? चल, तो याद रखना 16 और 7 पे आ गए हम। आगे आई, आगे चलकर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनता है यहां पर। क्योंकि गोवा इसलिए अभी हमने ऐड नहीं किया, यहां पर समझो गोवा कब राज्य बना? 1987 में, है ना? जब तक ये राज्य नहीं बनेगा तब तक भारत में 15 ही राज्य है ना। मैंने यहाँ पे 16 बोल दिया है, पर कंफ्यूज मत हो ना, ये 1987 में, तो 15 ही मानो अभी। और अब ये हो गया 16वां राज्य नागालैंड। 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर राज्यों के लिए तो हम उनका यूज ही नहीं करते हैं, मतलब संविधान संशोधन का तो यूज नहीं करते, पर जनजाति प्रशासन की भी बात होगी तब फिर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से नागालैंड भारत का 16वां राज्य बनता है 1 दिसंबर 1963। ठीक है, आगे आइए। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है। ठीक है ना? हरियाणा एक क्षेत्र था, टोटल पंजाब में मिला हुआ था, तो ये बनता है भारत का 17वां राज्य 1 नवंबर 1966। आगे चलकर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, 18वां राज्य बनता है भारत का। पहले यूटी था, ये पूर्ण राज्य बना 1971 में 25 जनवरी। कितने हो गए? 18 राज्य हो गए। फिर 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 19, 20 और 21 ये 3 राज्य अस्तित्व में आए, और अब भारत में राज्यों की संख्या हो गई 21। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 3 नए राज्य बने 1972। कितने राज्य हो गए? 21। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बनता है। पहले एक ऑटोनॉमी थी, लेकिन आगे चलकर इसको भारत में मिलाया जाता है। 35वां संविधान संशोधन बताया था, और 36वां संविधान संशोधन मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनके माध्यम से पहले सह राज्य बनाया जाता है और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। 22वां राज्य बनता है 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में। भारत में राज्यों की संख्या हो जाती है 1975 में 22। ठीक है, आगे चलकर 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये भारत के पूर्ण राज्य बनते हैं। मिजोरम 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बनता है। अब यहां पर जुड़ेगा 1987 में गोवा, ये हो गया भारत का 25वां राज्य। ठीक है, उधर से यूटी से चेंज हुआ। आगे चलकर कितने हो गए? 25 हो गए। आगे चलकर 9 नवंबर सन 2000 को पहले तो 1 सेकंड रुकना, 1 नवंबर सन 2000 को 25 हो गए थे गोवा तक। 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, तो यह हो गया 26। इसी मंथ में 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग करके उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना, यह हो गया 27। इसी मंथ में 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, तो यह हो गए भारत के 28 राज्य। आगे चलकर 14 साल बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है और भारत का 29वां राज्य बनता है। और यहां तक भारत में राज्यों की संख्या हो जाती है 29। कितनी हो जाती है? 29। ठीक है, 29 राज्य। और इस वक्त तक भारत में 7 यूनियन टेरिटरीज थी। 29 राज्य थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी 2014 तक। आगे आते हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। ठीक है, 6 तो पहले ही थी, चेंज हुए, मैंने आपको ये सब बताई हैं।
कब कौन चेंज हुआ। अब ये समझो 2014 तक भारत में 28 सॉरी 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, 2014 तक। अब जम्मू कश्मीर को समझना, जब जम्मू कश्मीर राज्य को आपको पता है फुल स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। 29 स्टेट थे 2014 तक, 7 यूटी थी। जम्मू कश्मीर राज्य पूरा टूटा तो एक राज्य कम हुआ, अब कितने राज्य बचे, 28। यूटी 2 बनी जम्मू कश्मीर राज्य से, राज्य खत्म हुआ और यूटी बनी, तो 2 यूटी जुड़ी, यूनियन टेरिटरी जुड़ी, तो 7 से यूनियन टेरिटरी हो गई 9। अब 31 अक्टूबर सन 2000 को 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को खत्म करके 2 यूटी बनाई गई, तो 31 अक्टूबर सन 2019 को भारत में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। आगे चलकर 20 जनवरी सन 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव, जो कि 2 अलग अलग यूटी थी, उनको मिक्स कर दिया गया, तो अब एक यूटी कम हो जाती है, तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज बचती है 20 जनवरी सन 2020 को, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा इजीली। तो भारत में वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। क्लियर, यहाँ पे आपको पूरी प्रोसीजर मैंने आपको बता दी, थोड़ा फास्ट पढ़ाया, लेकिन अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज समझाई। तो वर्तमान में भारत में अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में कितनी स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट है वर्तमान में और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अधिग्रहित क्षेत्र भारत में अभी एक भी नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कि वर्तमान में भारत के पास अधिग्रहित क्षेत्र हो, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। इजी। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही, भाग 1 में ही छोटी छोटी चीजें बताई, आपको स्टेट बताए कौन कब बना, कुछ आयोग बताए जैसे धर आयोग, जेवीपी कमेटी के बारे में बताया, फजल अली आयोग के बारे में बताया, सब राज्यों के गठन से संबंधित थे। फजल अली आयोग की सिफारिश पर हमको पता चला कि भारत में उस वक्त 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई थी 1956 में। इसके बाद आगे चलकर समय समय पर यूनियन टेरिटरीज बनी, कुछ खत्म हुई, कुछ नए स्टेट बने, कुछ खत्म हुए, और इस तरह से हम 2023 तक 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ इंडिया को देखते हैं। अधिग्रहित क्षेत्र वर्तमान में भारत में कोई नहीं है। तो ये हो जाता है भारतीय संविधान का भाग 1, जिसकी पूरी डिटेल यहाँ पर हो जाती है खत्म। एमसीक्यूज आज के सेशन में हमने डिस्कस नहीं किए हैं, लास्ट अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो इसके एमसीक्यूज को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, सारे एमसीक्यूज लेंगे और उसके बाद हम भाग 2 पे चलेंगे, सिटीजनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।